Hello students, our next topic will be the outbreeding devices. So in the previous lecture we have discussed about the different types of pollination, and now we will discuss about the outbreeding devices. In some of the hermaphrodite flowers, that is the bisexual flowers, what will happen? Self-pollination will take place. सो जो हार्माफ्रोडाइट फ्लावर्स है जिसमें जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो जिनमें मेल एंड द फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, उसमें क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन. और इस सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा तो जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो आफ्टर रेगुलर और अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द प्रॉब्लम दैट अराइज इज कॉल्ड व्हाट? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन लगातार हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? बायोलॉजिकल फिटनेस धीरे धीरे कम हो जाता है एंड देयर इज लॉस इन द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन ऑल्सो, रिड्यूस ईल्ड, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑल्सो इज वेरी लेस. सो दिस रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस, लॉस इन द फर्टिलिटी एंड रिड्यूस्ड ईल्ड बिकॉज ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने से अच्छा नहीं होता है क्योंकि धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है ये कम हो जाता है ना. तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? इज टू डेवलप और टू ग्रो सम डिवाइसेस टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन. तो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जिससे क्या देखा जाएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन आगे मत बढ़े और धीरे धीरे क्रॉस पॉलिनेशन होने का तरीका बढ़े. तो इसके लिए नंबर 1 पॉइंट में क्या होगा? पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड. ये जो प्रोसेस है मैंने पहले बोला था कि जब भी सेल्फ पॉलिनेशन का जो मेथड है ये स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है, मतलब पोलन जब निकलेगा और उसके साथ साथ स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए रेडी है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टिविटी. ये दोनों सिंक्रोनाइज मतलब एक ही टाइम में होगा, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन ईजी होगा उसमें. लेकिन अगर नॉट सिंक्रोनाइज्ड है, अगर एक ही टाइम में मैच्योरिटी ऑफ द पोलन्स, रिलीज ऑफ द पोलन्स एंड रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा जो रिसीव करेगा ये भी रेडी नहीं हो, रिसेप्टिविटी ठीक नहीं हो, तो तब ये सेल्फ पॉलिनेशन फेल हो जाएगा. दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग लोकेशंस में अगर है, थोड़ा सा दूर, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस नहीं होता है. तीसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद ही जो फ्लावर है और उसमें जो पोलन ग्रेन्स है ये दोनों मिसमैच हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. बोथ आर नॉट कंपैटिबल. जैसे कि ये जेनेटिक मैकेनिज्म है एंड इस विल प्रिवेंट द सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर से जो पोलन है इसको उसी फ्लावर का स्टिग्मा के में जाने के लिए रोकेगा, या फिर जाएगा भी तो वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओव्यूल्स को. सो इट विल इनहिबिट द पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल. सो सेम टू सेम पोलन विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द सेम फ्लावर टू द स्टिग्मा. ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इनकम्पैटिबल मतलब एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते. नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एक और काम हो सकता है टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज टू प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर है ही नहीं तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस तो होगा ही नहीं, है ना. सो द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर विल ऑल्सो प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन. And the different species like papaya, the male and female are present in the different plants. That each plant is a male plant or a female plant. So this will prevent both the self pollination, जैसे ऑटोगैमी और गिटोनागामी दोनों को prevent करेगा. And it will allow the next type, that is the xenogamy type of pollination. So ये तरीका है devices to discourage what? Self pollination, ताकि self pollination ना हो. Next part is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction, what is this? This is the ability to recognize the pollen. By whom? By the pistil. अब पिस्टिल जो है पोलन को अच्छी तरीके से पहचानेगा. That is called what? Pollen pistil interaction. पहचानेगा और मेरे मतलब ओवरी तक पहुँचे अगर अलाउ करेगी ये पिस्टिल, तो that is the acceptance and rejection of the pollen grains by the pistil. दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. अब इसी दौरान क्या होगा? एक्सेप्टेंस के लिए जो केमिकल्स मतलब रेडी हो जाएंगे, द केमिकल कंपोनेंट्स कुछ रहेंगे पोलन्स में, ताकि ये
एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए रेजी हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये मेथड के लिए उसके लिए जो केमिकल चाहिए होगा दैट इज़ मेनली पेक्टिन मिथाइल एस्टरेस। ये पहचानेगा ये पोलन फर्टिलाइज कर पाएगा कि नहीं। ओके, so next their stages for the fertilization, that day also I told that what happens, there's a formation of the pollen tube. So how the pollen tubes are formed? From the pollen grains. Pollen tubes are formed from the pollen grains. From the germ pore the tube extends. I have discussed in the previous lecture that there are germ pores. So पोरोपोलेनिन के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, that is called what? germ pore. याद आ रहा है? pollen grains with the sporopollenins. ऐसा कुछ दिखाया था ना, और बीच बीच में जो ये गैप है ये दिस आर कॉल्ड व्हाट? germ pores. अब germ pore से, एक ही germ pore से pollen tube निकलेगा, then go towards through the stigma. Then the pollen tube will carry what? How many gametes? 2 gametes. कितना? 2 gametes. Pollen tube will carry 2 gametes, male gametes. Migrate towards the ovary. अब ओवरी तक जाने के लिए उसको रास्ता दिखाएगा ओव्यूल तक पहुंचने के लिए कौन? माइक्रोपाइल। याद है? माइक्रोपाइल is the opening through which the pollen tube will go inside so that it can get the ovule. अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर याद है तो इसमें भी याद आ जाएगा आप लोगों को कि आई हैव टोल्ड ऑलरेडी अबाउट द सिनर्जीज. Synergies are how many? 2 synergies, and which will have the apparatus which is called filiform apparatus. The walls are thickened in the synergies. जो उसमें apparatus है जिसका नाम क्या है? filiform apparatus. ये क्या करेगी? This will allow the pollens to release the gametes inside the ovule and to find out the egg cell, so that after finding out the egg cell, one of the male cell or the gamete will fertilize with the egg. So this process, this is called what? Pollen pistil interaction. That is from the formation of pollen grains to the pollen tube through the germ pore, then traveling through the stigma, it will come and sit on the stigma, then it will be forming the pollen tube, then it will go towards the ovary and want to reach to the ovule. Pollen tube will contain what? These 2 male gametes, and then after that this pathway will be shown by the micropyle, which will lead the male gametes. Male gametes को कहाँ तक लेके जाएगा? synergids तक. अब synergids से रास्ता दिखाएगा pollen tube को towards the egg cell by the filiform apparatus. कोई भी एक synergid से वो गुजरता हुआ egg cell तक पहुँचेगा और उसके बाद वहाँ पर fertilization start हो जाएगा. Okay, this process is called what? Pollen pistil interaction. इसके बाद आगे का सफ़र जारी रहेगा, दैट इज़ हाउ दिस मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर यूनाइटिंग. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ovary. So this process is called what? Double fertilization. Now here the pollen tube, I have shown here pollen tube which consists of 2 male gametes. What are these 2 male gametes? So pollen tube consists of what? 2 male gametes. 2 male gametes है, और जब धीरे धीरे वो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ घुस के उसके बाद सिनर्जिड्स, वन ऑफ द सिनर्जिड्स के थ्रू घुस के एक सेल तक पहुंचेगी. देन द प्रोसेस ऑफ यूनियन बिटवीन वन मेल गैमेट विद द एग सेल इज कॉल्ड व्हाट? सिनगैमी. एक मेल सेल और फीमेल सेल का यूनियन का प्रोसेस का नाम क्या है? सिनगैमी. सो सिनगैमी में क्या रिजल्ट होगा? डिप्लॉयड कंडीशन 2n, बिकॉज 1 मेल गैमेट is n and 1 female gamete is n. They will unite to form what? Diploid zygote, and zygote later on develops into embryo. ठीक है. अब जो central cell है, so here you can see that एक male gamete unite with the 2 polar nuclei of the central cell. Where is the central cell? Central cell कहाँ पर है? एम्ब्रायो सैक में. जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था पिछले लेक्चर में, वहाँ पर सेंट्रल सेल है. सेंट्रल सेल में कितना न्यूक्ली? 2. सो 2 पोलर न्यूक्ली के साथ एक मेल गैमेट का यूनियन, एंड दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, एंड द कंडीशन इज व्हाट? ट्रिप्लॉइड.
because N, 3N, so that is called what? The triploid condition. Okay, so here you can see the diploid condition of zygote and develops into embryo. The triple fusion which form triploid condition here, which develops into primary endosperm nucleus. This triploid situation is from whom? The primary endosperm nucleus. Okay, so here how many types of fusion? कितना fusion है? दो, एक सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूशन है ना. सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूशन, दो फ्यूजन है, इसीलिए इसका नाम क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन. और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है पेन, दैट डेवलप्स, द सेंट्रल सेल विल डेवलप टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विच लेटर डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म. अब ये एंडोस्पर्म क्या है? जो सीड्स को अच्छे से खाना देती है. दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म. इट स्टोर्स द न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीड्स. So this whole process what we have discussed now is double fertilization process, where we can see two process of fusion. One is syngamy and other is triple fusion. Okay, next is this process is very important for the formation of what? The seeds. So fruit will be formed, and from there the seeds will be formed. From which part the fruit is formed? Ovary. From which part the seed is formed? From the ovules. So fertilization बहुत important है. During this double fertilization process only the ovules are developed, and then they will form the seeds. The ovary mature into fruits later on, and this fertilization, if it will not be there, then the embryo formation will not be there. So the result will be a loss. Next topic is artificial hybridization. So when all these processes are there, these are all natural. Now we will discuss about the artificial process of hybridization, where we want to get the desired variety of the plants. So only the desired pollens are used. We want to get the desired variety of plants. We will get the best variety of the pollens. So here the stigma will be protected from what? The contamination. We will not allow the stigma to be fertilized or to be receptive for the same pollens which are unwanted, but we will allow the pollens to be receptive for the wanted pollens or which are desired pollens. जो भी pollens चाहिए उसी के हिसाब से हम लोगों को स्टिग्मा को रेडी करना पड़ेगा और प्रोटेक्शन देना पड़ेगा स्टिग्मा को टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय एनी अनवांटेड पोलन्स. ठीक है, तो इसके लिए दो प्रोसेस है, एक इमैस्क्यूलेशन और दूसरा बैगिंग. इमैस्क्यूलेशन मतलब मेल वाला हिस्सा काट देते हैं इधर और हटा देते हैं. दैट इज द रिमूवल ऑफ एंथर्स. मेल वाला हिस्सा कौन सा? एंथर्स. प्लांट्स में, फ्लावर्स में मेल वाला हिस्सा एंथर्स. सो इसको काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ऑब्वियसली नहीं तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट तो अलग करने का जरूरत नहीं है. सो इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मेल पार्ट आर रिमूव. दैट इज कॉल्ड व्हाट? इमैस्क्यूलेशन. एंड दूसरा है बैगिंग. सो बैगिंग में क्या होगा? the plant or the flower will be covered with a bag to prevent contamination. और flowers को एक बैग से ढक देंगे ताकि दूसरा कोई पोलन जो नहीं चाहिए हम लोगों को वो आके इसको फर्टिलाइज करने का कोशिश ना करे. किसको? द फ्लावर को. तो ठीक है, तो इमैस्क्यूलेशन एंड बैगिंग ये दो प्रोसेस है किसका? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जहाँ पर हम लोगों को अच्छे वैरायटी वाला प्लांट चाहिए होगा वहाँ पर ये टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा. So we'll remove the anthers and we'll cover the flower with the bag to prevent contamination. अब बैग कैसा होगा? प्लास्टिक का कुछ ऐसा नहीं, पेपर का, बटर पेपर बोलते हैं उसको, वैसा वाला एक बैग मिलता है, उससे ढक दिया जाएगा फ्लावर्स को. ठीक है, अब जो एकदम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पोलन्स है, जो डिज़ायर्ड वैरायटी ऑफ पोलन है, जब भी स्टिग्मा रेडी हो जाएगा तब हम लोग पोलन्स को उसके ऊपर डस्टिंग करना पड़ेगा. ओके, आफ्टर बैगिंग then it will attain the receptivity. Then mature pollens will be collected from the desired variety of plants and then they will be dusted on the stigma as it is ready to receive. जब भी रिसीविंग के लिए रेडी हो जाएगा तब पोलन्स को यहाँ पर हम लोग डस्ट कर देंगे. अब डस्टिंग के बाद उसके बाद फिर से ऊपर से फ्लावर को ढक देना पड़ेगा. रीबैगिंग शुड बी डन एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप. धीरे धीरे फ्रूट को बड़ा होने के लिए दे देंगे यहाँ पर. Okay, this is artificial hybridization technique in the bisexual flower, जहाँ पर emasculation and bagging technique follow किया जाता है. अब जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तब तो इमैस्कुलेशन का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स तो अलग ही होंगे. सो
द फीमेल पैरेंट इफ़ इट प्रोड्यूसेस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर फीमेल पैरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करे तो इमास्कुलेशन का ज़रूरत ही नहीं, फीमेल फ्लावर ही है ये। सो फ्लावर का जो बर्ड्स होता है, जहाँ से फ्लावर उगता है, छोटा जो मतलब प्लांट में दिखाई देता है ना स्ट्रक्चर जिससे फ्लावर होता है, उसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स। और बर्ड्स के ऊपर फिर बैगिंग किया जाता है, फ्लावर्स खिलने से पहले ही उसके ऊपर बैग डाल दिया जाता है। एंड जब भी स्टिग्मा रेडी हो जाता है रिसेप्शन के लिए पोलेंस, देन डिज़ायर्ड पोलन को, जो भी अच्छा वाला पोलेंस है, उसको स्टिग्मा के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद फिर से पोलन डाल देने के बाद फ्लावर को रीबैगिंग कर देते हैं। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। So I think this topic is clear to you, and along with the double fertilization process, and we have discussed a lot about this here in this lecture, and in the next lecture we will discuss about the post fertilization structure and events.